हेलो हाय नमस्कार। तो कैसी हो भाई सभी? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और तैयारी भी सभी लोगों की बढ़िया चल रही होगी। कल की होली थी, तो होली अब खत्म हो चुकी है। वापस अपनी पढ़ाई पे आते हैं। आज 5 तारीख हो गई है और अपने एग्जाम के मुश्किल से मुश्किल 8 या 9 दिन लगा लो बस। 8 या 9 दिन बचे होंगे, तो इन 8 9 दिनों में अपनी पूरी जान से मेहनत करनी है भाई। ठीक है। इसी चीज का इंतजार था तभी से लेके अब तक। ठीक है। 8 दिन अपने पास है सिर्फ। 8 दिनों में बिल्कुल जान लगा के वो कर देनी है भाई, मेहनत अपनी। ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट डे 7। इससे पहले हम 6 कर चुके हैं। जिसने भी भाई 6 नहीं देखे हैं वो 6 देख लेना। और ये प्रैक्टिस सेट भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है। तो पेपर से पहले सारे जरूर करके जाना। तो करे भाई चालू आज का सेशन अपना। देखो भी पहला सवाल बोला है, चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 51 है, तो तीसरी संख्या बतानी होगी कितनी। भाई देखो कैसे संख्याएं सम। मैंने तुमको बताया था, संख्याएं चाहे सम हो या विषम हो या फिर एपी में हो, ठीक है, हमेशा उनका औसत क्या होगा, उनकी औसत होगी बीच वाली संख्या। देखो भाई संख्या है कितनी टोटल। टोटल है 4। पहली संख्या, ये दूसरी है, ये तीसरी है और ये चौथी। ठीक है। इनके बीच की संख्या क्या होगी, इनकी औसत। औसत कितनी है, 51। इनके बीच में क्या है भाई, दो संख्या ये है, दो ये हैं। ये होगी क्या, 51वीं संख्या। ठीक है। तो इससे अगली वाली, ये वाली क्या होगी भाई, सम है, तो ये होगी 52 और ये होगी 54। ठीक है। ये क्या होगी, ये होगी 50 और ये होगी 48। ठीक है। बोलो जी। पूछी क्या है मुझसे, तीसरी संख्या पूछी है भाई। तीसरी संख्या कितनी है, 52। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है जी, चलो आगे। बोल रहा है 13 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 74.5। अगली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 82.5। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 6 अधिक है और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 6 कम है। 11वीं और 13वीं संख्या का औसत बताना है, होगा क्या। पहले तुम देखो इसको करेंगे कैसे। बोल रहा है सवाल में, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, 74.5। पहली 5 का तो है 74.5 औसत। अगली 5 का कितना है, अगली 5 का है 82.5। ये 3 का हम निकाल लेंगे, पहले 3 का निकाल लो, फिर बाद में देखेंगे संख्या होंगी कौन कौन सी, कैसी कैसी। ठीक है। सभी 13 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है मेरे को, सभी 13 का दिया है 80। इन 3 संख्याओं का औसत निकाल दोगे, डेविशन से सिखाया हुआ डेविशन। देखो ये 74.5 80 से कितना कम है, 5.5 कम है, तो ये यहां आ जाएगा माइनस का 5.5। 82.5 80 से कितना ज्यादा है, 2.5 ज्यादा है, ये आ जाएगा प्लस का 2.5। अब देखो इनकी गुना होगी और इनकी गुना होगी, फिर मैं देखूंगा डेविएशन है कितना। कर लो गुना। देखो भाई 5 की गुना करूंगा मैं 5.5 में, माइनस का 5.5, प्लस क्या करूंगा मैं इसमें, ये करूंगा, प्लस का निशान है भाई, प्लस में करूंगा मैं 5 का 2.5 गुना। देखो भाई 5 तो कॉमन ही आ जाएगा। ठीक है। बचेगा क्या अंदर, 5.5 माइनस का प्लस का 2.5। ठीक है। तो कितना हो गया ये, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, -3 बचेगा, तो 5 दिया 15। 15 क्या आ गया, माइनस का। ठीक है। मेरा डेविएशन कितना आ गया, -15। तो ये भी 80 होगा। ये 80 से क्या हो जाएगा, अगर मेरा डेविएशन माइनस में आया तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस। और ये 15 कितने लोगों में बटेगा, ये बटेगा 3 लोगों में। भाई इनका औसत कितना आ गया इन 3 संख्याओं का, 3 से 15 कटेगा 5 बार, ये आ गया 85। ठीक है। इन 3 संख्याओं का औसत आ गया 85। बोल रहा है जो 11वीं संख्या है, अब लिख लो यहाँ पे 11th, ये है 12th और ये है 13वीं संख्या 13th। ठीक है। बोल रहा है जो 11वीं संख्या है 12वीं से 6 अधिक है। 12वीं मान लो मेरी एक्स है, पेन ले लो दूसरा। मान लो 12वीं एक्स है, तो 11वीं कितनी है, एक्स प्लस 6। बोल रहा है 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। अगर 12वीं एक्स है तो 13वीं कितनी होगी, ये भी एक्स प्लस 6 होगी, देख लो 6 कम है। देखो भाई 3 संख्याओं का औसत कितना है, 185। तो सम कितना हो जाएगा इन 3 संख्याओं का, 5 दिया 15, 8 दिया 24 और 25, 255। इनका सम बताओ भाई कितना हो रहा है। भाई 3x + 12 कितना आ रहा है, 3x + 12, ये आ रहा है इनका सम। इसका सम किसके बराबर है,
255 के बराबर। यहां से एक्स की वैल्यू निकाल दोगे। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 से 12 कट जाएगा 4 बार, और ये कट जाएगा कितनी बार? 85 बार। तो एक्स की वैल्यू आ गई 81। बोलो भाई, पूछा क्या है? 11वीं और 13वीं संख्या का औसत। भाई 11वीं संख्या कौन सी है? x+6। और 13वीं संख्या कौन सी है? x+6। ये भी तो इनका औसत कितना हो जाएगा भाई? इनका औसत हो जाएगा 2x+12/2। कितना हो जाएगा ये? x+6। ये तो हो जाएगा इनका औसत भी x+6 ही। तो इनका औसत क्या आ गया भाई? x की वैल्यू आ गई थी मेरी 81। 81 + 6 87। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1। बहुत ही बढ़िया सवाल था भाई। पेपर में आएगा ना तो हवा टाइट हो जाएगी काफी बच्चों की। ठीक है, चलो अब आगे। देखो भी अगला सवाल। सवाल बोल रहा है ए और बी ने क्रमशः 16,000 रुपए, 12,000 रुपए का निवेश करके एक साझेदारी की। 3 महीने के बाद ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, जबकि बी ने 5,000 रुपए निवेश किए। 3 और महीने के बाद सी 21,000 रुपए की पूंजी के साथ व्यवसाय में शामिल होता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें इतने रुपए के कुल लाभ में से बी का हिस्सा सी के हिस्से से कितना अधिक है, ये बताना है। देखो, पार्टनरशिप में मैं कहता हूं एक्चुअल वैल्यू की जरूरत नहीं होती, रेशो से काम चल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये 3 जीरो सबकी काट लूंगा। सब में से कट रही है 3 जीरो, तो काट लूंगा। ये कट गई सबकी 3 जीरो, ठीक है। अब देखो ए आया 16 रुपए लेके, ठीक है। उसने ये 3 महीने तक इन्वेस्ट करा। 3 महीने के बाद क्या किया उसने, फिर ए ने 5 रुपए निकाल लिए। अगर उसके पास 16 रुपए थे, 5 निकाल लेगा तो कितने बचेंगे? 11। और ये 11 कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? 3 महीने ये हो गए थे, बचे कितने महीने? 9 महीने। ठीक है, ए का हिसाब किताब हो गया कंप्लीट। अब आएगी बी की बारी। बी आया था कितने रुपए लेके? बी आया था 12 रुपए लेके। उसने क्या करा, ये 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करे। 3 महीने बाद क्या करा उसने? 5 रुपए और इन्वेस्ट करे। पहले 12 थे, 5 और इन्वेस्ट करेगा तो कितने हो जाएंगे? 17। ये 17 करेगा वो 9 महीने के लिए इन्वेस्ट। इसके बाद क्या करा भाई, इनके 3 महीने और बाद सी आया कितने रुपए लेके? 21 रुपए लेके। देखो भाई, 3 3 महीने तक तो इन्होंने इन्वेस्ट करे, और 3 महीने के बाद आया, मतलब 6 महीने के बाद आया ये 21 रुपए। सी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करेगा? आप बोलोगे 6 महीने के। 6 महीने के लिए। अब काटा पीटी मचा लो और इनका प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। देखो, 3 से कट रहा है तो 3 से पहले ही काट लूं। ये कटेगा 3 बार, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार, और ये 6 कट जाएगा 3 से 2 बार। कितने आ गया भाई? 16 जमा 33। ये आ गया प्रॉफिट का रेशियो। 16 और 33 कितने हो गए भाई? 6 3 9 और 49। बी का प्रॉफिट कितना आ जाएगा भाई? 17 × 51, 51 और 12 63। सी का प्रॉफिट कितना आ गया भाई? 42। ठीक है, मुझे बताना क्या है, इनके बीच का अंतर। कितना है इनके बीच का अंतर? 21। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ो, कितना हो रहा है? 9 और 3 12, 12 और 2 14। ठीक है, और फिर हाथ से ले, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 4 15। 154 की वैल्यू दी हुई है मेरे को कितनी? ये रही यहाँ पे 264 और 00। काट लो भाई इनको। कितने से कट रहा है दोस्त? अरे बता दो कितने से कटेगा। 11 से कटेगा जी। कितनी बार? 7 बार। ये कितनी बार कटेगा? 11 दूनी 22, 11 चौक 44। 7 की वैल्यू आ गई ये। मुझे बतानी किसकी है? तो 11 से थोड़ी यार, 22 से कटेगा ना वो तो। ये क्या कर दिया जी मैंने? 22 से कटेगा ये 7 बार, ये 22 से कटेगा कितनी बार? 22 से कम 22, और 22 दूनी 44, 12 बार। ठीक है, 7 की वैल्यू आ गई 1200। मेरे को बतानी है 21 की। तो मैं क्या करूं, 3 की गुना कर लूं दोनों तरफ। बोलो भाई, तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 21 की वैल्यू आ जाएगी 3600। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 3। बढ़े जी आगे। बढ़ना तो पड़ेगा, बढ़ना तो पड़ेगा जी। देखो भाई अगला सवाल। ए और बी के वेतन का योग कितना है? 42,000 रुपए।
ए अपने वेतन का 75% क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है, और बी अपने वेतन का 90% खर्च कर रहा है। अब उनकी बचत क्या है, समान। अब उनकी बचत क्या होगी भी, समान। मान लो ए का वेतन कितना है, ए ही है। अगर वो 75 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है जी, 25% बचा रहा है। मान लो बी का वेतन कितना है, बी ही है। अगर वो 90 खर्च कर रहा है तो कितना बचा रहा है, 10 बचा रहा है, 10%। भाई ये आ गया इनकी बचत। सवाल में बोला है इनकी बचत क्या है, बराबर, ये कर दी बराबर। परसेंटेज से परसेंटेज कटेगा, 5 से कटेगा 25 5 बार, 5 से कटेगा 10 2 बार। ए और बी के सैलरी का अनुपात कितना आ गया भाई, 2/5। मतलब टोटल कितना हो गया, 7। 7 की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में, कहाँ गया, ये रहा 42,000। कितने गुना है, 6,000 गुना। पूछ किसकी है, बी की। बी कौन है, 5 वाला। तो 5 भी क्या हो जाएगा अपने आप का, 6,000 गुना, मतलब 30,000 रुपये क्या है, बी की सैलरी। ठीक है भाई, चलें जी आगे अब। एक निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 55% क्या है, पुरुष, और शेष है महिलाएं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं, निरक्षर मतलब, कहाँ गया निरक्षर मतलब, इलिटरेट हैं, और 40% महिलाएं क्या हैं, साक्षर हैं, मतलब लिटरेट हैं। तो निरक्षर महिलाओं की संख्या निरक्षर पुरुषों की संख्या से कितनी प्रतिशत अधिक है, ये बताना है। देखो जी, पुरुष है कितने टोटल, आप बोलोगे 55। तो महिलाएं कितनी हो जाएंगी टोटल, महिलाएं हो जाएंगी 45। ठीक है, पुरुष 40% क्या है, निरक्षर। मुझे निरक्षर का ही बताना है ना, कहाँ गया ये, निरक्षर पुरुषों की संख्या कितनी प्रतिशत अधिक है महिलाओं से, ठीक है, ये तो बताना है। भाई 55 का 40% निकालना है मेरे को, ये हो जाएगा निरक्षर। 55 का 40% ये हो क्या हो जाएगा, पुरुषों का निरक्षर। अगर महिलाओं में, कहाँ गया, महिला 40% क्या है, साक्षर हैं, तो निरक्षर कितनी होंगी, 60%। महिलाएं हैं कितनी भाई, 45। तो 45 का 60% क्या हो जाएगा, महिलाओं का निरक्षर हो जाएगा, ये भी इलिटरेट। ये आ गया पुरुष का इलिटरेट, ये आ गया महिलाओं का इलिटरेट। अब बता दो, महिलाएं पुरुष से कितना ज्यादा है इलिटरेट, काट पीट बचा लो। परसेंटेज से परसेंटेज कटा, और 20 काटेगा इसको 3 बार, 20 काटेगा इसको 2 बार। 5 से 55 कटेगा 11 बार, 5 से कटेगा ये 9 बार। पुरुषों की संख्या कितनी आ गई, जो इलिटरेट है भाई, 22। महिलाएं कितनी है भाई, अनपढ़, इलिटरेट, 27। भाई महिलाएं कितनी ज्यादा हैं पुरुष से, आप बोलोगे 5/22 इंटू 100। ये आ गया क्या, उत्तर आ गया जी आपका। 2 से कट जाएगा 11 बार, 2 से कट जाएगा 50 बार, अंत कितना आ गया, 250/11। काट पीट और मचा लो, 11 दूनी 22, बचेगा 2, सॉरी बचेगा 3। तो 11 दूनी 22, 22 पॉइंट कुछ आएगा, 22 पॉइंट कुछ ये रहा। बोलो जी। सवाल कह रहा है, ये क्यों कह रहा है, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना है, 575 रुपया। यदि लाभ प्रतिशत 23% है तो विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, कहाँ गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का अंतर ही क्या होता है, आप बोलोगे ये तो प्रॉफिट ही होता है भाई। भाई सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट। सवाल में बोला है प्रॉफिट इतना है, और प्रॉफिट परसेंट इतना है, मतलब 23% की वैल्यू ही क्या है, 575। 575 क्या है भाई, 23% की वैल्यू बतानी क्या है, विक्रय मूल्य। भाई प्रॉफिट, भाई क्रय मूल्य क्या होगा, 100। प्रॉफिट हुआ 23% का, तो विक्रय विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 123% का। 123% की वैल्यू बतानी है, बता दोगे जी। मचा लो फिर से काट पीट, परसेंटेज से परसेंटेज कटा, 23 काटेगा इसको, 23 दूनी 46, बचेगा कितना, 11। 23 पंजे 115, 25 से गुना कर लो इसकी, 25 दिया 75 का 5, हासिल 7, 25 दूनी 50, और 7 57 का 7। पीछे 7 5 आएगा, पीछे 7 5 एक नहीं है। बोलो भाई, आया समझ, आया समझ, समझना तो पड़ेगा भाई, वरना दिक्कत हो जाएगी फिर। बिस्किट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपए है, लेकिन उसी बिस्किट के 4 पैकेट के पैक की कीमत 56 रुपए है। पैक पर प्रभावी छूट परसेंट क्या है, ये बतानी है। बता दो जी, कितना हलवा सवाल है। भाई एक पैकेट का कीमत कितनी है, 16 रुपए, लेकिन
उसी बिस्किट के 4 पैक की कीमत कितनी है? 56 रुपए। अगर 4 पैक की कीमत 56 रुपए है तो एक पैक वो कितने का बिक रहा होगा? 14 रुपए का। बोलो भाई, 4 से 56 काट लिया 14 का। एक पैक कितने का मिल रहा पड़ रहा होगा उसे? 14 का। भाई कितने की छूट मिल गई उसको? 2 की। कितने पे? 16 पे। कितना है भाई ये? 1/8। 1/8 मतलब 12.5। बोलो, 12.5 होगा या नहीं होगा? जिसको लगता है नहीं होगा वो वीडियो बंद करो और सो जाओ। उसे थोड़ी नींद लेने की जरूरत है। ठीक है भाई। एक शर्ट बेचते समय एक दुकानदार 7% की छूट देता है। यदि वह 9% की छूट देता तो वह लाभ पर 15 रुपए कम कमाता। शर्ट का अंकित मूल्य क्या है? देखो जी, शर्ट का अंकित मूल्य होगा मान लो 100 रुपए। 100%। ठीक है, सब चीज अपने आप में 100 होती है। 100% होगा। वो क्या कर रहा है? 7% की छूट दे रहा है। कितने की बेच रहा होगा फिर वो? 93 की। बोलो। आगे सवाल बोला है, अगर ये वह 9% की छूट देता मतलब कितने की बेचता? 91 की। तो उसे 15% कम मिलते हैं। भाई कितना कम मिल रहा है? पहले 93 मिल रहा था, अब 91 मिल रहा है। 2 कम मिल रहा है। 2 की वैल्यू सवाल में दी है 15 रुपए। पूछिए अंकित मूल्य, मतलब 100 का मान पूछा है। 100 का मान क्या हो जाएगा? 50 से गुना कर लो दोनों तरफ। यहाँ भी 50 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा? 750। बोलो 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 बोलो। 750 हो गया। चलिए अब आगे। भाई अगला सवाल करने से पहले तुम्हें बताइए मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं बोलूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज भाई रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसको शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में। ठीक है। मैंने तुमसे कितने दिन का बोला है मेरे 500 सब्सक्राइबर करवा दो, पर तुम हो करवा के नहीं दे रहे। कोई ना जी, कोई ना, मत करवाओ। मत करवाओ भाई, अब क्या ही कर सकते हैं। एक राशि 2 वर्ष के लिए X% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी। यदि इसे उसी समय के लिए X+4% पर निवेश किया गया होता तो इसे 1800 अधिक प्राप्त होते। उसी राशि पर 5 सही 2/3 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना है। होगा क्या? देखो, पहले क्या कर रहा था भाई? 2 साल के लिए X% पर निवेश कर रहा था। ठीक है। अब क्या कर रहा है वो? 2 वर्ष के लिए ही X+4% पर निवेश कर रहा है। कितना ज्यादा ब्याज मिल रहा है उसको? देखो, 2 वर्ष के लिए X% की रेट से, मतलब यहां पे कितना मिल रहा था उसे? 2X%। अब कितना मिल रहा है उसे? 2X+8%। कितना ज्यादा मिल रहा है उसे? आप बोलोगे 8% ज्यादा मिल रहा है। 8% ज्यादा मिल रहा है ना, सवाल में बोला है 1800 अधिक मिला है। तो 8% की वैल्यू ही क्या है? 1800 रुपए। ठीक है। ये 1800 किसकी वैल्यू है? 8% की। मुझे बतानी किसकी है? मुझे बतानी है उसी ही राशि पर, उसी राशि पर। ये कितना हो जाएगा? 5 या 15 और 2 17/3। 17/3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, मतलब मेरे को बतानी किसकी है भाई? 17/3 गुना 8% की वैल्यू बतानी है। मचा दो भाई फिर काट पीट। काटना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता होगा, है ना? काटने में तो माहिर होगे तुम। 8% से 8% कटेगा। 3 से कटेगा 18 6 बार। 17 छिक्के 102। और 102 के पीछे चिपक जाएंगी ये तो जीरो। आंसर कितना आ गया? पहला। अगला सवाल देखो जी। 4620 की राशि का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज 10% प्रति वर्ष की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो प्रत्येक किस्त की कीमत कितनी होगी ये बतानी है। करवाया हुआ है ऐसे सवाल। सीआई पढ़ा था जब हमने इंस्टॉलमेंट वाले। यहाँ पे क्या आता है? क्या आता है यहाँ पे? यहाँ पे आती है राशि। ला 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 ला। वो वाली राशि नहीं। राशि मतलब, राशि मतलब मुझे नहीं पता। राशि कैसे लिखते हैं भाई? ऐसे? गलत लिखती है भाई। ऐसे लिखते हैं राशि। और यहाँ पे क्या आती है? किस्त। ठीक है। राशि क्या है भाई? 10% का रेट है ना। तो पहले साल 10 से 11। बोलो जी। और 2 है तो दूसरे साल 100 से 121।
सवाल में क्या है, बराबर किस्त दे रहा है वो, बराबर, तो किस्त को बराबर कर ले, यहाँ पे 11 गुना कर लो, ये हो जाएगा 110, ये भी हो जाएगा 121। बोलो, ये भी हो जाएगा 121। भाई राशि हो कितनी जाएगी टोटल, ये हो जाएगी 210। राशि है कितनी सवाल में, 4620। 210 की वैल्यू कितनी है जी, 4620 रुपये। ठीक है, मेरे को बतानी किसकी है, मेरे को बतानी है हर किस्त की कीमत कितनी है, प्रत्येक किस्त की, मतलब 121 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बता दोगे मित्रों। जीरो से जीरो कटेगा, 21 से काट लो, 21 दूनी 42, और फिर बताइएगा कितना, 21 दूनी 42, 22 बार कट गया। तो इसकी गुना कर दूंगा मैं 22 से, आंसर आ जाएगा। यूनिट पे क्या आएगा, दो, सब में दो है, इसकी भैंस की टांग, इन दो में दो है। ठीक है, तो कर लो गुना, गुना करने में क्या मोती आ रही है, 22 एकम 22, हासिल दो, 22 दूनी 44 और दो 46, लास्ट में 6 दो आएगा, ये रहा 6 दो वाला ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो अब आगे। सवाल में बोला है एक साथ काम करते हुए ए और बी एक काम को 40 दिनों में, बी और सी 36 दिनों में, और तीनों मिलकर 24 दिनों में कर सकते हैं। बी अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, ये बताना है। देखो कैसे करेंगे, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 40 दिन में। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 36 दिनों में। और तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी, ये कर रहे हैं 24 दिनों में। एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 40 24 का एलसीएम कितना होगा, 120, 120 और 36 का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 360। ये इसको 9 बार काटेगा, और ये इसको 10 बार, और ये इसको कितनी बार, 15 चौका 60, दूनी 30, 36, 15 बार। ठीक है, ये इसको काटेगा 15 बार। ठीक है, देखो अब देखो इसकी तरफ थोड़ा घूर के, मगर प्यार से देखो, मगर प्यार से। ठीक है, ए प्लस बी कितना है भाई, 9, और तीनों कितने हैं, ये 15, जिनमें ए प्लस बी कितना है, 9, तो सी कितना हो जाएगा, 6। बोलो भाई, यहाँ पे देखो बी प्लस सी दोनों कितने हैं, 10, जिसमें से सी कितना है, 6, तो बी कितना हो जाएगा, 4। बी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, पूछा है बी इस काम को कितने दिन में कर देगा, तो ये आ गया 42, बी कर देगा इस काम को 90 दिनों में। ठीक है जी, चलो अब आगे। एक टैंक के दो पाइप द्वारा क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरा जा सकता है। ठीक है, जब टैंक खाली था तो दोनों पाइप को खोल दिया गया। ठीक है, कुछ समय बाद पहले पाइप को बंद कर दिया गया और टैंक 18 मिनट में भर गया। ठीक है, टैंक क्या हुआ, 18 मिनट में भर गया। भाई देखो ये क्या बोल रहा है सवाल में, ये कह रहा है कुछ समय बाद पहले पाइप को बंद कर दिया, पहला पाइप ही तो बंद करा है, मतलब मेरा जो दूसरा पाइप है वो शुरू से लेके आखिरी तक क्या है, खुला रहा। मतलब जो मेरा दूसरा पाइप है उसने पूरे 18 मिनट तक काम किया है, इसका मतलब ये है। शुरू होने के कितने समय के बाद पहला पाइप बंद कर दिया गया था, ये बताना है। बता दोगे भाई, पहला पाइप है, ये है दूसरा पाइप, ये 20 मिनट में भर रहा है, ये 30 मिनट में भर रहा है। एलसीएम कितना आ जाएगा, 60। ये तीन एफिशिएंसी, इसकी दो एफिशिएंसी। बोला है कुछ समय बाद पहले पाइप को बंद कर दिया, पहला पाइप मैंने बंद कर दिया और टैंक 18 मिनट में भर गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो बी है उसने तो पूरे 18 मिनट काम करा है ना। देखो भाई, बी 18 मिनट में दो की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेगा, अब बोलोगे 36। इस 60 में से 36 काम तो अकेले बी ने करा है, तो बचा कितना काम, 24 काम। ये 24 काम किसने करा होगा, ये 24 काम ए ने करा होगा, 3 की एफिशिएंसी से, मतलब 8 मिनट में उसने ये काम कर दिया होगा। इसका मतलब क्या है, पाइप ए को 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया था, पाइप ए 8 मिनट तक ही चालू रहा था सिर्फ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, यही मुझसे पूछा था कितने समय के बाद पहला पाइप बंद किया गया था, पहला पाइप 8 मिनट के बाद बंद किया गया था बस। ठीक है, एक व्यक्ति बिंदु एक्स से वाई तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, लेकिन बिंदु वाई से एक्स तक 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, गति से वापस आता है। उसकी औसत गति बतानी होगी क्या, भाई बताई हुई है, कैसे निकालते हैं, स्पीड देके रखें तो बस। ये होता है 2 S1 S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, ये क्या होता है, एवरेज स्पीड। ठीक है, अगर वो डिस्टेंस सेम चल रहा है दोनों बार। ठीक है, देखो भाई, एक्स से वाई और फिर से वाई से एक्स, डिस्टेंस क्या है, सेम ही तो है, तो लगा दो फिर यही वाला।
20 और 25 है ना, पहली स्पीड और दूसरी स्पीड, ये हो जाएगा 2 गुना 20 गुना 25 बटे 20 जमा 25 कितने हो जाएंगे, 45। 5 से कटेगा 9 बार, 5 से कटेगा 5 बार, 20 पंजे 100, 100 दूनी 200, 200/9 किलोमीटर पर आवर क्या आ जाएगा आंसर, कौन सा ऑप्शन है, कोई सा भी नहीं। इसको लिख लेंगे, ठीक है। गलती हो गई जी ये, टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग एरर है, आंसर आएगा इसका है 200/9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो अब आगे। अगला सवाल है अलजेब्रा का। यदि a - 1/a कितना है, 3। और मुझसे पूछा क्या है, a⁶ प्लस 1/a⁶ देखो, मैंने तुमको एक दिन और लिखवाया था ये, a+1/a दे के रखे तुमको k, तुमसे पूछ ले a² + 1/a² क्या हो जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है a² - 2। अगर तुमसे पूछ ले a³ + 1/a³ क्या होगा, तो ये होता है a³ - 3k। ये बताया था मैंने तुमको। अब यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस वाला, माइनस वाला लिखवा देता हूँ। a - 1/a अगर तुमको k देखे रखा है, तो तुमसे पूछ लेगा a² + 1/a² क्या होगा। ठीक है, ये हो जाएगा a² + 2 हो जाएगा इस बार। देखो भाई, अगर प्लस का था तो यहाँ पे हो रहा था -2, माइनस का है तो क्या होगा, प्लस का 2। तुमसे पूछ ले a³ - 1/a³ क्या होगा, तो ये हो जाएगा। अगर तुमको ये देख रखे तो a - 1/a के दिया हुआ है, और तुमसे पूछ ले a³ - 1/a³ क्या होगा, तो तुम बोलोगे ये हो जाएगा k³ + 3k। ठीक है भाई, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मिटाने जा रहा हूँ क्योंकि देखो भाई, a - 1/a क्या दिया है मेरे को, 3। पूछा क्या है, पावर 6। आप बोलोगे पावर 6 तो तुमने मेरे को पता ही नहीं है। भाई पावर 6 करने में कोई मंत्र नहीं पड़ेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, स्क्वायर कर लूंगा, फिर उसकी पावर 3 कर दूंगा। देखो कैसे करेंगे भाई, a² + 1/a² कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 3 × 9 + 2 मतलब कितना हो गया, 11। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है अब, a⁶ + 1/a⁶। देखो भाई, 2 से पावर 6 करना है मतलब 3 गुना करना पड़ेगा। 3 गुना मैंने तुमको बताया था कैसे करते हैं। इसका हो जाएगा क्यूब, 11 की क्यूब। भाई आप बोलोगे a⁶ + 1/a⁶ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 की क्यूब -3k, मतलब 3 × 11 कितना हो गया भाई, ये हो गया 1331 -33। यूनिट पे आएगा 8, एक में ही 8। ठीक है भाई, चलो अब आगे। अगला सवाल देखो, किसका है, ज्योमेट्री का। बोला ए का मान बताना क्या होगा, ये है ए। भाई डायग्राम तुम्हारे में बना आएगा, ठीक है, मुझसे बना नहीं था तो मैं इतना ही लिख लाया। ये है ए, ये बी है, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। ठीक है, ए बी सी कितना दिया है मेरे को, ए बी सी है 62 डिग्री, और ए सी डी कितनी है, ए सी डी है 110 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए पूछा है मुझसे, होगा क्या। देखो भाई, तुम्हारे पास ये है क्या, ट्राइंगल। ये क्या है, इस ट्राइंगल का बाह्य कोण, इसको बोलते हैं बाह्य कोण। ये बाह्य कोण होता क्या है, इसके जो ये ट्राइंगल होते हैं, ये कोण, इन दो कोणों का योग, एक्स, ये मान लो ये एक्स है, ये वाई, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, ये बाह्य कोण हो जाएगा x + y। ठीक है भाई, तो बाह्य कोण क्या हो जाएगा, x + y। इसको थोड़ी देर के तुम क्या मान लो, थीटा। तो 62 डिग्री प्लस थीटा, ये कितना हो जाएगा, 110 डिग्री के बराबर। देखो क्यों, क्योंकि इस कोण का क्या है, बाह्य कोण है। ठीक है भाई, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी 48 डिग्री। बोलो जी, किसी को दुख तकलीफ, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। चलें जी आगे। 32 सेंटीमीटर परिमाप वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, जिसकी एक भुजा 11 सेंटीमीटर है और अन्य दो भुजाओं का अंतर कितना है, 5 सेंटीमीटर। देखो जी, मान लो ये क्या है, तुम्हारा एक त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। परिमाप कितना दिया है मेरे को इसका, परिमाप दिया है 32, जिसमें से एक भुजा है 11। ठीक है, अगर एक भुजा 11 है तो बाकी दो भुजा कितनी होंगी भाई, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग 32 है, जिनमें से एक भुजा 11 है, तो बाकी दो भुजा बची होंगी, कितनी होंगी,
21। बाकी दो भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा भाई, इनका योग 21। भाई योग तो दिया हुआ है दो भुजाओं का, मान लो a प्लस बी दिया हुआ है 21, और उनका अंतर दिया हुआ है दोनों भुजाओं का 5। a माइनस बी कितना है? 5। तो यहाँ से भुजा बता दोगे भाई तुम ये दोनों। भाई एक भुजा क्या हो जाएगी, जोड़ के आधा कर दो, 21 और 5, 26 का आधा 13। दूसरी भुजा क्या हो जाएगी, घटा के आधा कर दो, 16 में से 5 जाएंगे, सॉरी 21 में 5 जाएंगे 16, 16 का आधा 8। ठीक है, मेरे पास ट्राइंगल की भुजाएं आ गई कितनी, 11, 8 और 13। ठीक है भाई, कोई वो नहीं है ये राइट एंगल ट्राइंगल, कोई ट्रिपलेट नहीं होता ये वाला। 8, 11, 13 कोई ट्रिपलेट नहीं है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा एरिया निकालने के लिए? ये लग जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर माइनस पहली साइड गुना, सॉरी ब्रैकेट बंद, गुना सेमी पेरीमीटर माइनस दूसरी साइड गुना सेमी पेरीमीटर माइनस तीसरी साइड। ठीक है, इन सभी का गुना। भाई सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा, मतलब अर्ध परिमाप। पूरा परिमाप कितना है? 32। अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा? 16। 16 में से पहली साइड घटाऊंगा मतलब 11। 16 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 5। 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा? 8। और 16 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, ये आ गया मेरा आंसर। इस 8 को क्या लिख लूं, 4 गुना 2 लिख लूं। ये 8 को भाई मैंने 4 गुना 2 लिख लिया अपनी थोड़ी मदद के लिए। देखो भाई, यहां से बाहर क्या आएगा भाई, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 4 का 2 बाहर आ जाएगा। अंदर बच जाएगा क्या माल मसाला, अंदर बच गया ये 5 गुना 3 गुना 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा, 4 दूनी 8 अंडर रूट 5 या 15, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है जी? ऑप्शन नंबर 1। चलें जी अब आगे, अगला सवाल देखो। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई कितनी है? ये है, घनाकार कमरे के भीतर फिट होने वाले सबसे बड़े गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल बताना होगा क्या? भाई गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर। देखो भाई पाई में क्या आता है, 22/7। मतलब जो भी आंसर होगा 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ये 11 से नहीं करता, 5 3 8 और 8 ये 11 से करता है, आंसर हो सकता है मेरा। 5 और 2 7 और 4 ये 11 से नहीं करता, 5 4 9 और 2 ये भी 11 से नहीं करता। 11 से सिर्फ एक ही ऑप्शन कट रहा है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 ही क्या हो जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, पर कई बच्चे पूछेंगे कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, उनके लिए बता देता हूँ कैसे होगा। वैसे तुम्हें करने की जरूरत नहीं थी, इतना करके तुम सीधा पेपर में क्या करोगे, आगे बढ़ जाओगे। मैं तुम्हें बता रहा होगा कैसे। देखो भाई, घनाकार कमरा है ना, सबसे लंबी छड़ ये है, मान लो घनाकार कमरा। इसमें सबसे लंबी छड़ कैसे आएगी? ये क्या होता है भाई, विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। इसमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई दी है मेरे को बस। छड़ मतलब घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण कितना होता है भाई? a√3। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? 35√3। √3 से √3 कटा तो ए की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त? ए की वैल्यू आ गई 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है मेरा घनाभ। ठीक है, तमीज से बना लेते हैं। ये क्या है? घनाभ। इसमें मेरे को ये गोला फिट करना है, ये आ गया गोला। भाई ये गोले का व्यास क्या हो जाएगा? देखो भाई ये क्या है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ ही मान लो, घनाभ का तो सब कुछ सेम ही होता है। ये क्या हो जाएगा? आप बोलोगे ये हो जाएगा घनाभ का क्या, व्यास। अगर ये 35 है तो ये भी क्या होगा? 35। व्यास अगर 35 है गोले का, तो रेडियस कितनी हो जाएगी भाई? रेडियस हो जाएगी 35/2। ठीक है, मैंने गोले की रेडियस निकाली है 35/2। मिटा दो अब ये। पूछा क्या है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है अभी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर। आंसर कितना हो जाएगा इसका? 4 गुना 22/7 गुना 35 गुना 35/4। 4 से ही 4 कटा, 7 से 35 कटेगा 5 बार, और फिर इसको तुम गुना कर लेना, आंसर आ जाएगा। या फिर करूँ मैं गुना? करवा के मानोगे जी तुम मुझसे गुना। देखो, 22 पंजे 110। आंसर कितना आ जाएगा? 110 गुना 35। ठीक है, 11 की 35 से गुना कर लो भाई। 11 पंजे 55 का 5 और 33 और 5 38। आंसर कितना आ गया? ये आ गया 3850। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 पहले भी ये लगाया था, अब भी यही आया है। ठीक है, अगला सवाल। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन कितना है? ये है, और इसकी ऊर्ध्वाधर ऊंचाई मतलब वर्टिकली हाइट कितनी है? 24 सेंटीमीटर। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना होगा कितना। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब πr/l। ठीक है, अब फिर से हम चतुर बन गए, हमने देखा अच्छा पाई में आता है 22, 22 मतलब 11, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी 11 का मल्टीपल है। अब हम फंस गए।
तो हम क्या करेंगे, अब इज्जत से कर लेंगे सॉल्व। ठीक है, देखो भाई, इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, इसमें सॉल्व करने की जरूरत है। ठीक है, पर ये चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजें। देखो यहाँ से तुम्हारे कितने सेकंड बचते, यहाँ से तुम्हारे कम से कम, मैं मानता हूँ 40 या 30 से 40 सेकंड तो आराम से बचने थे तुम्हारे यहाँ पे। अगर तुमने 30 30 सेकंड अगर तुमने 10 सवालों में बचा लिए, तो तुमने यार बहुत टाइम बचा लिया। इतने में तुम आधी जीएस कर दोगे अपनी। ठीक है, आधी जीएस कर दोगे, और जैसी मेरी जीएस है तो मैं तो पूरा कर दूंगा। समझ रहे हो ना तुम बात को? मेरी जीएस भाई बहुत खराब है। ठीक है, तो ये मत समझना जीएस बहुत तगड़ी होगी तभी पूरा कर रहा है। ठीक है, तो कर लो भाई इसको। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन कितना है? ये वृत्त का शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता क्या है? 1/3 पाई r² h कितनी है भाई ये? 12/32। 1/3 गुना 22/7। यहाँ से r² हाइट कितनी है? 24 है। ठीक है, ये कितनी है? 12/32। 3 से कट जाएगा ये 8 बार। 8 से काट लो इसको। 8 एकम 8, 8 पंजे 40 और 8 चौक 32। 22 से कटेगा ये 7 बार। तो रेडियस कितनी आएगी भाई? 7 गुना 7 r²। तो रेडियस आ जाएगी 7। ठीक है, रेडियस आ गई 7 भाई। कोण की, कोण क्या होता है? ये होता है, ये तो आ गई 7। ठीक है, और ऊंचाई कितनी दी है? 24। ये है 24। तो ये मेरे को बतानी है स्लैंट हाइट। इसकी स्लैंट हाइट कितनी हो जाएगी? ट्रिपलेट लग जाएगा, 7 24 25। इसकी स्लैंट हाइट हो जाएगी 25। अब निकाल दो आंसर। 22/7, रेडियस कितनी है जी? 7 इंटू 25। 7 से 7 कटा, 25 दूनी 50 का जीरो, हासिल 5। 25 दूनी 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। चलें जी, चलना तो पड़ेगा जी। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से, भाई देख लेना, ये है इसमें थोड़ा कैच, क्रमिक रूप, इसको याद रखना। जब एक संख्या को क्रमिक रूप से 3 4 और 7 से विभाजित किया जाता है, तो प्राप्त शेषफल क्रम में से 2 3 और 5 होते हैं। उसी संख्या को 84 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये बताना है। भाई क्रमिक रूप से भाग देते हैं तो कैसे लिखते हैं? हम इनको लिखते हैं ऐसे। ठीक है, भाई संख्या कौन कौन सी है? 3 है, 4 है और 7 है। शेषफल क्या बच रहा है भाई? शेषफल आ जाएगा यहाँ 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, भाई संख्या निकालते कैसे हैं? बोलो बोलो। यहाँ पे मानते हैं हम एक, तो 7 के 1 में गुना करेंगे, प्लस 5 जोड़ देंगे। 7 एकम 7 और 5 12। ठीक है, सेम ऐसे ही इसकी करेंगे 4 में गुना, 12 चौक 48। इसको फिर जोड़ देंगे, 48 और 3 51। ठीक है, और फिर करेंगे 3 में 51 के गुना, कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 153। 153 और 2 155। मेरी संख्या आ गई, वो संख्या है 155। बोल रहा है अब मैं 155 को अगर मैं 84 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? बोलो जी। रिमाइंडर बच जाएगा 84 एकम 84, रिमाइंडर बच गया 71। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए। चलो अब आगे। दो संख्याओं का एलसीएम, उनके एचसीएफ का क्या है? 22 गुना। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 132 है तथा सॉरी, और एलसीएम तथा एचसीएफ का योग कितना है? 276 है, तो दूसरी संख्या बतानी है, होगी क्या? बता दोगे? भाई देखो, दो संख्या मैंने मान ली, दो संख्या क्या है? ए और बी। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता क्या है? मैंने तुमको 20 बार बता दिया है। ये होता है एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो भाई, एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या दिया है मेरे को? बोला है जो एलसीएम है ना एचसीएफ का, कितना है? 22 गुना। और उन दोनों का योग, मतलब 22 और 23, इनका योग है कितना? कहाँ मर गया? ये रहा 276। कितने गुना है जी ये? काट के देख लो। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, 12 गुना। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 22 गुना 12, और एचसीएफ हो जाएगा 12। ठीक है, उनमें से एक संख्या क्या है? 132। एक संख्या है 132। दूसरी संख्या मुझसे पूछी है, एलसीएम मैंने निकाल लिया। कितना है एलसीएम? 22 गुना 12, और एचसीएफ कितना है? 12। काट पीट मचाओ और उत्तर लाओ। 22 से कटेगा ये 6 बार, 6 12 को काटेगा 2 बार। तो बी कितना आ गया भाई? बी आ गया 12 दूनी 24। दूसरी संख्या आ गई मेरी 24। ठीक है जी।
अगला सवाल देखो, ए बी और सी एक व्यवसाय के भागीदार हैं, एक व्यवसाय में भागीदार हैं, ठीक है। ए जिसकी पूंजी का उपयोग 5 महीने के लिए किया गया, ठीक है, लाभ के 1/7 भाग का दावा करता है। वो बोल रहा है मेरी मनी तुमने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करी है, 5 महीने के लिए, तो मुझे प्रॉफिट का 1/7 भाग चाहिए, ठीक है। उसी तरह बी जिसकी पूंजी का उपयोग 7 महीनों के लिए किया गया, वो क्या बोल रहा है, मुझे चाहिए लाभ का 1/5 भाग, ठीक है। सी ने 9 महीने के लिए 4600 रुपये का क्या किया, निवेश किया। तो मेरे को बताना है ए ने कितनी पूंजी का योगदान दिया, मतलब कितनी पूंजी उसने इन्वेस्ट करी थी, ये बताना है। देखो भाई, ये है ए, ये है बी और ये है सी। इनका प्रॉफिट का रेशो दिया है मेरे को, सभी का प्रॉफिट का रेशो कितना दे रखा है। ए बोल रहा है मुझे प्रॉफिट का 1/7 भाग चाहिए, बी बोल रहा है मुझे प्रॉफिट का 1/5 भाग चाहिए, तो मैं प्रॉफिट को 35 मान लूं भाई। इन दोनों का एलसीएम मैंने प्रॉफिट मान लिया, इन दोनों का एलसीएम 35। ए बोल रहा है मुझे इसका 1/7 चाहिए 35 का, मतलब ए को चाहिए 5 भाग प्रॉफिट, बी को चाहिए इसका 1/5 भाग, मतलब बी को चाहिए 7 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट बढ़ गया भाई, 12, टोटल था 35। तो ये बचा कुचा जो 23 है वो किसको मिल रहा होगा, वो ए को मिल रहा होगा। ये हो गया प्रॉफिट। साथ में मेरे को इन सभी का टाइम दिया है। ए ने कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करा भाई, 5 महीने के लिए। बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करा भाई, 7 महीने के लिए। और सी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट करा, सी ने करा 9 महीने के लिए इन्वेस्ट। अब देखो, तुम मेरे को क्या बताओ, कोई मेरे को यहाँ से इन्वेस्टमेंट का रेशियो बताएगा, बोलो जी, कोई मेरे को इन्वेस्टमेंट का रेशियो बता सकता है। देखो भाई, प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट यही तो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। बोलो भाई, अगर मेरे को इन्वेस्टमेंट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को टाइम से भाग लगा दूंगा, मेरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। आप बोलोगे जी बिल्कुल। देखो भाई, प्रॉफिट ऊपर वाला है, नीचे वाला क्या है, टाइम। अगर मैं इनको भाग लगा दूं तो मेरा इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। देखो भाई, 5/5 कितना हो जाएगा, एक। 7/7 कितना हो जाएगा, एक। और 23/9 कितना हो जाएगा, 23/9 ही। ठीक है, ये आ गया इन्वेस्टमेंट का रेशो। आप बोलोगे 9 से सब जगह गुना कर लो जिससे ये इसका 9 कट जाए। ये हो जाएगा 9, और ये भी हो जाएगा 9, और इसका 9 हो जाएगा कट। ठीक है भाई, ये आ गया कि इन्वेस्टमेंट का रेशो। भाई, सवाल में बोला है सी ने 4600 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, 23 की वैल्यू कितनी है, 4600। कितने गुना है भाई, 200 गुना। पूछी किसकी है, ए की। ए की है कितनी, 9। तो 9 भी क्या हो जाएगा अपने आप का, 200 गुना। 200 गुना कितना हो जाएगा 9 का, 1800। ठीक है, अच्छा सवाल था भाई। ठीक है, चलिए अब आगे। ऐसा ही तुम्हारा ये सवाल, ऐसा ही कुछ अभी आया था। अभी किसका रिजल्ट आया है, एमटीएस का। एमटीएस का ही आया ना शायद, इसी में आया था एमटीएस में। तो उसमें बच्चों ने हल्ला काटा हुआ है, इतना टफ सवाल दे दिया, इतना टफ सवाल दे दिया। भाई टफ था ये, मतलब सवाल ये नहीं था, सवाल इससे थोड़ा सा अलग था, उसमें कुछ एक्स वैक्स भी लिखा हुआ था। ठीक है, पर था इसी उस पे, कंसेप्ट पे। ठीक है, चलिए अब आगे। सवाल में बोला है दो कंटेनरों में क्रमशः 3:2 और 6:5 के अनुपात में क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाए, 4:3 का हो जाए। भाई ऐसे सवाल मैंने तो तुमको किससे करवाए हैं, एलिगेशन से। ऐसे सवालों में क्या करते हैं, या तो तुम दूध दूध पे फोकस कर लो, या फिर पानी पानी पे फोकस कर लो। मैं दूध पे फोकस कर लेता हूँ। भाई दूध कितना है इस पूरे में, 3/5। बोलो भाई, पहले में, पहले कंटेनर में, दूसरे कंटेनर में दूध कितना है, 6/11। और मेरे को करना कितना है, 4/7। अब निकाल दो इनका अनुपात, जो आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। मैं क्या करूं, देखो भाई, नीचे 5 भी है, 11 भी है, 7 भी है, तो मैं क्या करूं, 55 गुना 7 से गुना कर सबको, गुना कर लूं। 55 गुना 7 से सबको क्या कर लूं, गुना। ठीक है, ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, भाई 5 से कटेगा ये 55, 11 बार, ये कितना आ जाएगा भाई, 7 या 21, और 11 कम 11, 11 दूनी 22, 23। ये कितना आ गया भाई, 231। ये कितना आ जाएगा, 11 काटेगा इस 55 को 5 बार, 5×6 = 30, और 7 या 21, 210। 7 काटेगा इस 7 को 1 बार ही, और 55 दूनी 110, 110 दूनी 220। अब घटा लो, 231 में से 220 जाएंगे तो कितना आएगा भाई, 11।
और 220 में से 210 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10। इस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि इनका अनुपात 4:3 हो जाए, ठीक है। क्या अनुपात है भाई, 10:11। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलो अब आगे। नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 रुपये में 2 किलो अधिक खरीदने की अधिक अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत बतानी है, होगी क्या? बता देंगे फिर क्या दिक्कत आ रही है। भाई कीमत क्या हुई, 15% घट गई। 15% घट गई ना कीमत, मतलब 20 से कितना हो गया, 17 हो गया प्राइस। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी भाई मेरी, क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी प्राइस का उल्टा हो जाएगी, 17 से 20 हो जाएगी। क्वांटिटी बोल लो या कंजप्शन बोल लो, पहले मैं 17 खरीदता था, अब मैं खरीद रहा हूँ 20। ठीक है, कितना ज्यादा खरीद रहा हूँ, 3। सवाल में बोला है 2 किलो ज्यादा खरीद रहा है। 3 की वैल्यू कितनी है, 2। तो एक की कितनी हो जाएगी, 2/3। तो मेरे को घटी हुई बतानी है ना, ये तो थी ओरिजिनल, ये है क्या, ये है घटी हुई। ठीक है भाई, ये है घटी हुई। तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी भाई, एक की तो है 2/3, तो 20 की कितनी हो जाएगी, 40/3। अब मैं 40/3 खरीद रहा हूँ, ठीक है। कितने रुपए में, 272 रुपये में। तो मेरे को कोई प्राइस बता देगा। भाई मैं 272 रुपये में 40/3 किलो खरीद रहा हूँ, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पैसा आ जाएगा मेरा, कितने रुपए किलो खरीद रहा हूँ। देखो ये कितना हो जाएगा, 272 है, सॉरी। भाई 3 यहाँ पे चिपक जाएगा, उसके पास आ गया 272 के पास। 272 × 3/40, ये आ गया मेरा आंसर। 4 से कट जाएगा ये कितनी बार, 4×6 = 24, और कितनी बार, 4×8 = 32। आंसर कितना आ गया भाई, आंसर आ गया 3×8 = 24 का 4 हासिल 2, और 3×6 = 18, तो 20। 204/10, 204/10 मतलब 20.4। बोलो जी, आ गया होगा समझ में सभी को। ऐसी मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ, क्या मैंने सही उम्मीद लगाई है तुमसे। चलो जी आगे। बोल रहा है एक सप्ताह में चाय के एक बैग की कीमत 350, 280, 340, 270, 360, 310 और 300 रुपये थी। मुझे बताना क्या है, परास बताना है, मतलब रेंज। मैंने रेंज तुमको बताई हुई है, क्या होता है। रेंज होती है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू की क्या डिफरेंस। देखो भाई मैक्सिमम क्या है इनमें, 360, और मिनिमम क्या है, 270। भाई इनका डिफरेंस कितना है, 90। तो ये क्या हो जाएगी तुम्हारी रेंज, मतलब परास या फिर परिसर भी बोलते हैं शायद इसको। अगला सवाल देखो भाई, प्रायिकता क्या है। एक गुलदस्ते में 6 लाल गुलाब, 3 सफेद गुलाब और 5 पीले गुलाब हैं। अगर 3 गुलाबों को बेतरतीब ढंग से उठा लिया जाता है, मतलब रैंडमली, तो उनमें से एक लाल गुलाब और 2 सफेद गुलाब होने की क्या प्रायिकता है, ये बतानी है। देखो भाई, प्रायिकता क्या होती है, टोटल आउटकम। प्रायिकता होती है प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम। भाई टोटल आउटकम क्या होगा, मेरे को 3 गुलाब, 3 गुलाब उठाने हैं, कितने गुलाबों में से, 6 और 3 9, 9 और 5 14। मेरे को 14 गुलाबों में से 3 उठाने हैं, तो ये तरीके हो जाएंगे भाई 3 गुलाब उठाने के। ठीक है, जिनमें से जिनमें से एक होना चाहिए क्या, लाल गुलाब। भाई लाल गुलाब हैं कितने टोटल, लाल गुलाब हैं 6। 6 में से मेरे को एक चाहिए लाल गुलाब, और का मतलब होता है गुना, या का मतलब होता है प्लस। अगर या होता तो प्लस लगाता, और है तो गुना लगाया है, ठीक है। और चाहिए मेरे को 2 सफेद गुलाब। सफेद गुलाब है कितने टोटल, 3। मेरे को 3 में से चाहिए 2 गुलाब, ठीक है। ये हो जाएगी मेरी प्रायिकता। भाई 6C1 क्या होता है, 6C होगा। और 3C2, मतलब 3C2 को मैं 3C1 भी लिखता हूँ, लिख सकता हूँ। और 3C1 क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा अपॉन 14। C3 को सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 14 × 13 × 12 बटे 3 × 2 × 1, ये हो जाएगा 6। 6 12 को काटेगा कितनी बार, 2 बार। और 2 6 को काटेगा 3 बार। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 9/14 × 13। 14 × 13 कितना हो जाएगा, 14×42, और 14 और 4 18, 182। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, चलो अब आगे। यदि पहला पद कितना है, 216 है, और सार्वनुपात कितना है,
5/6। तो गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद क्या होगा ये बताना है। देखो भाई, चौथा पद बताना है ना जीपी का। चौथा पद क्या होगा? मैंने तुम्हें जीपी करवाई हुई है, मैंने तुमसे बोला था जो भी पद पूछे उससे सार्वनुपात की पावर एक कम हो जाएगी। पहली टर्म गुना सार्वनुपात। ठीक है भाई, चौथा पद पूछा है, सॉरी, चौथा पद पूछा है, मतलब सार्वनुपात की पावर कितनी हो जाएगी? 4 - 1 3। ठीक है, ये हो जाएगा मेरा आंसर। भाई पहला पद कितना है? 216 गुना सार्वनुपात मतलब आर। आर कितना है? 5/6। 5/6 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, कितना हो गया भाई? 216 गुना 125/6 की क्यूब 216। 216 से 216 कटा, आंसर बचा 125। तो चौथा पद कौन सा होगा? मेरा चौथा पद हो जाएगा 125। ठीक है दोस्त। अगला सवाल किसका है? जो भी है ये सेट थ्योरी का। ठीक है, यदि ए सेट, इसको बोलते हैं सेट, ए सेट तो है ये, और बी सेट है ये, और सकल समुच्चय मतलब यूनिवर्सल सेट, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल सेट, यू। यूनिवर्सल सेट है मेरे पास ये। तो एन ए यूनियन बी डैश, भाई इसका बहुत बड़ा रोल होता है डैश का। ठीक है, ए यूनियन बी डैश अनुपात एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10 का मान बताना है, होगा क्या? देखो भाई, तो मेरे को बताओ, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी, भाई यूनियन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में प्रेजेंट हो, पहले सेट में भी और दूसरे सेट में भी। देखो भाई, 6 प्रेजेंट है, मतलब कितने एलिमेंट प्रेजेंट है दोनों में? 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट तो ये आ गए। अब देखो, 4 है दोनों में, नहीं है तो 4 भी आ जाएगा। ठीक है, 8 है, 8 आ चुका। देखो भाई, यहाँ पे था 8, ले लिया पहले 8। 69, 69 था, ले चुके हैं 69। 80 ले चुके, हाँ भाई ले चुके, 80 ले चुके पहले ही। और 82, 82 नहीं था तो 82 का एक एलिमेंट और आ जाएगा। टोटल कितने एलिमेंट आ गए भाई इसमें? ए यूनिट बी में टोटल आ गए 7। ठीक है, और मुझसे पूछा क्या है? मुझसे पूछा है ए यूनियन बी डैश। बी डैश, डैश का मतलब क्या होता है भाई? ए यूनियन बी डैश होता है यूनिवर्सल सेट में से। मैं यूनिवर्सल सेट में से क्या कर दूंगा? ये घटा दूंगा, एन ए यूनियन बी, ये घटा दूंगा भाई मैं। ठीक है, भाई यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट है टोटल? भाई 1 से लेकर 150, यूनिवर्सल सेट में टोटल 150 एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगा? 150 में से 7 घटा दूंगा। ए यूनियन बी डैश आ जाएगा मेरा 143। ठीक है भाई, आंसर ओ, आंसर नहीं सॉरी, ए यूनियन बी डैश क्या आ गया मेरा? एन ए यूनियन बी डैश कितना आ गया? ये आ गया 143। ठीक है, और मुझे बताना क्या है? इसका अनुपात किससे बताना है? मेरे को बताना है एन ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या होता है भाई? जो दोनों में कॉमन हो, ए और बी दोनों में कॉमन। देखो भाई, ए और बी दोनों में कॉमन क्या है? 6 है कॉमन, नहीं है। 8 है कॉमन, है जी बिल्कुल। एक एलिमेंट, एक एलिमेंट ही आ गया। 8 नहीं लिखेंगे भाई, एलिमेंट देखते हैं कितने एलिमेंट कॉमन है। 23 है कॉमन, 23 नहीं है कॉमन। 69 है कॉमन, जी बिल्कुल है। और 80 भी है। टोटल कितने एलिमेंट है भाई इसमें? 3 एलिमेंट। तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये क्या आ जाएगा? 3। मुझे बताना क्या है? एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस 10, तो कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 13। इन दोनों का अनुपात कितना आ गया भाई? इन दोनों का अनुपात आ गया 143/13। ठीक है, तो ये आ गया मेरा आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नहीं है कोई भी, अपने मन से बना लेंगे। ऑप्शन नंबर ई, आंसर आ जाएगा 143/13। ठीक है भाई, चलें जी अब आगे। अगला सवाल, अगला सवाल किसका है? डीआई का। पूछा है किस वर्ष में कंपनी निर्यात के अनुपात में आयात क्या था न्यूनतम? देखो भाई, ये क्या दिया हुआ है? देखो, रेशियो ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंपनी इन डिफरेंट ईयर्स। ये मेरे को निर्यात और आयात का क्या दिया है? अनुपात दिया है। निर्यात और आयात का क्या है भाई? ये रेशो। देखो, मतलब जैसे कि 0.6, 0.6 क्या होगा भाई? 6/10, मतलब 3/5। ये क्या है? ये तो है निर्यात। ठीक है, ये क्या है? आयात। ठीक है भाई, ऐसे मेरे को रेशो दिया है। तो मुझसे पूछा है न्यूनतम किस में है भाई, सबसे कम किस में है?
सबसे कम इसमें है, अंधा भी देख के बता देगा, ये रहा 0.3, 2003 में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, बोलो भाई, ये हो जाएगा 2003। अगला सवाल देखो, अब अगला सवाल पूछा है, दिए गए वर्ष में कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था? अभी बताया था। ये क्या है? अनुपात दिया हुआ है निर्यात और आयात का। 0.6 मतलब 6/10। मुझसे ये क्या है? निर्यात, और ये क्या है? आयात। मुझसे पूछा है कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक है। भाई पहले में निर्यात तो कम है आयात से, तो ये नहीं होगा। ये कितना है? 0.8 मतलब 8/10। ये क्या हो जाएगा? निर्यात। ये नीचे वाला क्या हो जाएगा? आयात। ये भी कम है, ये भी नहीं होगा। ये क्या है? 0.3 मतलब 3/10। इसमें भी निर्यात कम है आयात से, ये भी नहीं होगा। ये कितना है? 1/2। 1/2 मतलब, सॉरी 1.2 मतलब 12/10। देखो भाई 10 क्या है? आयात। और निर्यात क्या है? 12। देखो निर्यात है या ज्यादा नहीं है? मतलब जो भी जीरो से कम होंगे वो तो होंगे कम, और जो भी जीरो से ज्यादा होंगे, बड़े होंगे, वो होंगे ज्यादा। ठीक है, तो ऐसे कितने साल हैं? 1 साल, 2 साल और 3 साल। भाई 3 साल में, इन 3 सालों में क्या होगा? जो मेरा निर्यात है ना, वो आयात से क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ऐसे कितने साल उसने मुझसे पूछा है, ऐसे कितने साल हैं? ऐसे टोटल 3 साल हैं। एक 2004 है, एक 2005 है, और एक 2007 है। कितने साल हैं ऐसे टोटल? 3 साल। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल एक और नई सेट के साथ। तब तक के लिए खुश रहना, ध्यान रखना, प्रैक्टिस करते रहना, पढ़ाई करते रहना। पेपर नजदीक है, कोई मस्ती नहीं मारेगा। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।